IBN 7 हौसला है। चार साल का मासूम सा बच्चा बैरी जो अमेरिका में था, जिसने सपने में भी नहीं सोचा था, उसके परिवार ने कभी नहीं सोचा था किसी ने कि वो अमेरिका का राष्ट्रपति होगा और इस तरह भारत में उसका स्वागत किया जाएगा। नमस्ते मेरा प्यार भरा नमस्कार। वो नेता जिसने एक बदलाव का नारा दिया, जिसने यस वी कैन का नारा दिया और आज भारत में उसका भव्य स्वागत किया जा रहा है। I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. अमेरिका में रंगभेद के खिलाफ हजारों आवाजें आंदोलन की मशाल में धधक रही थीं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जिन्हें अमेरिका का गांधी भी कहा गया, वॉशिंगटन में एक नए यूनाइटेड नेशंस का सपना देख रहे थे। I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream. 45 साल बाद उसी वॉशिंगटन में, उसी भीड़ में, उन्हीं जज्बातों के बीच वो सपना बराक ओबामा की शक्ल में हकीकत से आंख मिला रहा था। This is our time to put our people back to work and open doors of opportunity for our kids, to restore prosperity and promote the cause of peace, to reclaim the American dream and reaffirm that fundamental truth that out of many we are one, that while we breathe, we hope, and where we are met with cynicism and doubt and those who tell us that we can't, we will respond with that timeless creed that sums up the spirit of a people. Yes, we can. Yes, we can. बराक ओबामा अमेरिका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बन चुके थे। वो 45 साल का सफर न अमेरिका के लिए आसान था, न बराक ओबामा के लिए। I stand here knowing that my story is part of the larger American story, that I owe a debt to all of those who came before me, and that in no other country on earth is my story even possible. 1963 का अमेरिका, जब मार्टिन लूथर किंग एक बड़े आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे और दूर बैठा एक छोटा सा बेचैन बच्चा ये सब कुछ ध्यान से देख रहा था। ओबामा के पिता यानी बराक ओबामा सीनियर कीनिया के थे और मां स्टैनले एन डेनहम अमेरिकी थीं। बराक तब 2 साल के थे जब उनके माता पिता का तलाक हो गया। उनके पिता हार्वर्ड चले गए और बराक अपनी मां के साथ कुछ वक्त अमेरिका में ही रहे। जल्द ही ओबामा की मां स्टैनले ने इंडोनेशिया के मुस्लिम शख्स
लोलो सोइटोरो से दूसरी शादी कर ली और बराक भी अपनी मां के साथ इंडोनेशिया आ गए। अभी हम बात कर रहे हैं बराक ओबामा की नहीं, उस छोटे से बच्चे की जिसका नाम है बैरी, जो अभी अभी पहुंचा है इंडोनेशिया। न वहां के रीति रिवाज जानता है, न वहां की भाषा जानता है। उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं। इंडोनेशिया में ओबामा का दाखिला एक छोटे से स्कूल में कराया गया। वो मासूम पढ़ाई में भी पिछड़ता रहा और मानसिक विकास में भी। She'd wake me up at 4:30 in the morning and we'd sit there and go through my lessons. And I used to complain and grumble. You can imagine a 6, 7, 8-year-old kid having to wake up at 4:30 and, you know, if I grumbled, she'd say, "Well, this is no picnic for me either, Buster." ओबामा की जिंदगी से कई सवाल थे। वो अपने पिता के बारे में जानना चाहते थे, अपनी पहचान तलाशना चाहते थे, वो अपनी नागरिकता का अस्तित्व खोजना चाहते थे, और इन तमाम सवालों के जवाब ओबामा की मां के पास नहीं थे। मां ओबामा को वापस अमेरिका ले आई। अपने नाना नानी के साथ रहकर ओबामा अमेरिका में ही पढ़ाई करने लगे। लेकिन तभी ओबामा का सामना फिर अपने अतीत से हुआ। My father, I only met him once for a month when I was 10. I probably was shaped more by his absence than his presence. ओबामा ने पिता से इकलौती मुलाकात में कुछ सवाल पूछे और उन सवालों का जिक्र ओबामा की जीवनी ब्लैक हीरो इन व्हाइट हाउस में भी किया गया। मेरे दो पिता क्यों हैं? आपने मेरी माँ को क्यों छोड़ दिया? सबके पिता अपने बेटे बेटियों के साथ रहते हैं, आप मेरे साथ क्यों नहीं रहते? ये मैं नहीं बता सकता। 10 बरस के उस मासूम के सवालों को अधूरा छोड़कर पिता वापस लौट गए, लेकिन ओबामा ने अपने अतीत की तलाश जारी रखी। My grandparents, they grew up in Kansas, right in the center of the heartland. They were growing up during the Great Depression. They weren't complainers. They took life as it came. They knew they had to work hard even when difficult things happened. 1982 में खबर आई कि ओबामा के पिता की एक सड़क हादसे में मौत हो गई। मां अमेरिकी, पिता कीनियाई और सौतेले पिता इंडोनेशियाई। स्कूली दिनों में ओबामा बार बार इस सवाल से रूबरू हुए कि आखिर वो हैं कौन। 1987 में ओबामा अपनी पहचान की तलाश में कीनिया भी गए, उसी गांव में जहां उनके पिता रहते थे। ओबामा अपनी दादी से मिले, कुछ वक्त उस मुल्क में गुजारा जहां ओबामा को पिता से जुड़े कई ऐसे राज भी पता चले जिसे जहन में कैद एक पिता की आदर्श छवि को झटका दे दिया। ओबामा ये जानने के लिए वहां रुके थे कि क्या वो उन्हीं में से एक हैं, लेकिन पता लगा कि कीनिया में 400 से ज्यादा जनजातियां हैं। हर जनजाति की अपनी विशेषताएं हैं। वहां भी वैसा ही नस्ल भेद है, वैसा ही भ्रष्टाचार मौजूद है जो शिकागो को अपनी गिरफ्त में ले चुका था। नतीजा, ओबामा ने वापस लौटने का फैसला किया इस पैगाम के साथ कि उनके अतीत और वर्तमान के बीच बहुत लंबी खाई है। आज बराक ओबामा एक वीवीआईपी है, लेकिन एक समय था, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो जो चाय वाले थे, या फिर बराक ओबामा जो कि अमेरिका बस पहुंचा ही था, जिसको कोई जानता नहीं था। उसके सामने बड़ी बड़ी चुनौतियां थी। किसने सोचा था कि एक दिन वो भारत आएगा इस तरह से अमेरिका का राष्ट्रपति बनकर। ओबामा ने हार्वर्ड लॉ कॉलेज में दाखिला ले लिया और यह एहसास हो गया कि जिन जवाबों के इंतजार में वो इंडोनेशिया से कीनिया तक भटके, कुछ उन्हीं सवालों के साथ अमेरिका के हजारों नौजवान भी भटक रहे हैं।
अपने ही सवालों से भागते भागते ओबामा ने खुद को सामुदायिक संगठनों में इतना डुबा लिया कि अतीत के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिला। ओबामा ने अपनी किताब ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर में खुलासा किया था कि कॉलेज के दिनों में उन्हें नशे की लत भी लग गई थी। हार्वर्ड लॉ रिव्यू, जहां किसी अश्वेत का मतलब था अपमान, वहां नस्लभेद की दीवार को तोड़ते हुए ओबामा हार्वर्ड लॉ रिव्यू के पहले अश्वेत अध्यक्ष बने। इस कामयाबी के बाद ओबामा के पास एक किताब लिखने का प्रस्ताव आया। ओबामा ने लिखी भी, जिसका नाम है अ स्टोरी ऑफ रेस एंड इनहेरिटेंस, जिसमें ओबामा ने लिखा कि अतीत कभी मरता नहीं, अतीत कभी दफन नहीं होता, अतीत कभी व्यतीत नहीं होता, बल्कि अतीत ही वर्तमान का निर्माण करता है। हम बराक ओबामा के बारे में जब बात कर रहे हैं तो अब हम उस मोड़ पर हैं जहां उनकी पूरी जिंदगी चुनौतियों से भरी हुई थी। आगे क्या है कुछ नजर नहीं आ रहा था, बहुत परेशान था युवा बराक। लेकिन फिर चुनौतियों के बीच में एक बड़ा मोड़ आया, एक ऐसा मोड़ जिसने ओबामा की जिंदगी बदल दी। क्या है वो मोड़, बात करेंगे। किस तरह अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा युवावस्था में बेचैन थे, परेशान थे, चुनौतियों से भरा उनका वो जीवन था, और फिर वो एक मोड़ आया जहां से उनकी रंगहीन जिंदगी अचानक रंगीन हो गई। मिशेल रॉबिन्सन का हाथ में आया। बस यहीं से जिंदगी बदलने लगी और सफलता बराक ओबामा के कदम चूमने लगी। बात 1988 की है, जब बराक ओबामा हार्वर्ड लॉ स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन फर्स्ट ईयर में ओबामा इंटर्नशिप के लिए शिकागो की कंपनी सिडली ऑस्टिन लॉ फर्म पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात हुई मिशेल रॉबिन्सन से, जो हाल ही में हार्वर्ड लॉ स्कूल से ग्रेजुएट हुई थी। I had actually spoken to her on the phone, and she was very corporate and very proper on the phone, trying to explain to me how the summer program at Sidley and Austin was going to go. I probably did what a lot of people do when they hear about Barack Obama. First I thought, what kind of name is Barack Obama? First of all, she thought it was inappropriate to have any inter-office dating, even though I was only there for the summer. I'd already sort of created an image of this very intellectual nerd. And I was prepared to be polite and all that. चंद दिनों की मुलाकात के बाद मिशेल बराक के साथ शिकागो के आर्ट इंस्टीट्यूट पहुंची, जहां ओबामा की बातें, आर्ट में ओबामा की दिलचस्पी मिशेल को उनके करीब ला रही थी। When I saw her, she was very crisp and professionally dressed and beautiful. खिली धूप में ये दोनों घूमते रहे और जहां पहुंचे मिशिगन की एक ऊंची इमारत पर। इमारत के 99वें फ्लोर पर पूरे शहर की खूबसूरती सामने थी और ओबामा मिशेल से अपने इश्क का इजहार कर रहे थे। She had all these theories, and I basically knocked them down one after the other until finally. I said, okay, we'll go on this one date, but we won't call it a date. I'll spend the day with you. At that point, I thought, okay, I think I got something going here. We went to the Art Institute in Chicago, and he impressed me with his knowledge of art. And then we walked up Michigan Avenue. It was on a really beautiful summer day, and we talked and we talked. Then we wound up having a drink on the 99th floor of the John Hancock building. That gives you a beautiful view of the city. And probably by the end of that date, it was over. You were sold. I was sold. 2 साल बाद इस मोहब्बत ने रिश्ते की शक्ल ली। 1991 में ओबामा ने मिशेल से सगाई की, जिसके 1 साल बाद यानी 3 अक्टूबर 1992 को ये दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक दूजे के हो गए। 1993 तक भी कहीं से ये नहीं लगता था कि बराक ओबामा कभी भी अमेरिका के राष्ट्रपति बन पाएंगे। 1993 तक वो शिकागो लॉ स्कूल में पढ़ा रहे थे, मगर वहां से एक सफर शुरू हुआ जो उन्हें दुनिया की सबसे ताकतवर कुर्सी की ओर ले गया। 1996 में ओबामा इलिनॉय से पहली बार सीनेट के लिए चुने गए। 2004 में ओबामा फिर इलिनॉय से ही सीनेट का चुनाव जीत गए। सियासत में ओबामा का कदम बढ़ने लगा।
2007 में यह ऐलान हो गया कि बराक ओबामा डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे और नवंबर 2008 में ओबामा ने अमेरिका का इतिहास बदल कर रख दिया। ओबामा अमेरिका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति चुन लिए गए। दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी भारत दौरे पर है, लेकिन दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी बनने के बाद भी बराक ओबामा को बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। खास तौर पे सियासत के दलदल ने बार बार बराक ओबामा को झकझोरने की कोशिश की, तोड़ने की कोशिश की, लेकिन फिर क्या हुआ, देखते हैं। विरोधियों ने बराक ओबामा की नागरिकता पर ही सवाल उठा दिए, वही सवाल जिन्होंने बचपन से ओबामा का पीछा नहीं छोड़ा था। कहा गया कि ओबामा अमेरिकी नागरिक नहीं है, ये भी कहा गया कि वो मुस्लिम है। ओबामा बार बार अपना बर्थ सर्टिफिकेट दिखाते रहे और ये साबित करते रहे कि उनका जन्म अमेरिका के हवाई में ही हुआ है। वो पूरी तरह अमेरिकी हैं और उन्होंने कभी इस्लाम धर्म नहीं अपनाया। We've had every official in Hawaii, Democrat and Republican, every news outlet that has investigated this, confirm that, yes, in fact, I was born in Hawaii, August 4th, 1961, in Kapiolani Hospital. We've posted the certification that is given by the state of Hawaii. ओबामा बीते 7 साल से यही पैगाम देते आए हैं कि वो यूएसए के 33 करोड़ अमेरिकियों में हैं, जिसके लिए ओबामा ने जनता के जज्बातों और व्हाइट हाउस के रुतबे के बीच की लकीरों को भी मिटा दिया। कभी स्टेज शो में डांस किया, कभी व्हाइट हाउस के मंच पर गाना गाया, कभी व्हाइट हाउस में बेहोश होती प्रेग्नेंट कर्मचारी को सहारा दिया, I got you. No, you're okay. This happens when I talk too long. तो कभी खेल के मैदान पर हाथ भी आजमाए। Yeah, we can't even switch it up. You can't have the old guys against the young guys. कुछ वक्त पहले व्हाइट हाउस के कर्मचारियों ने एक सर्वे में अपने बॉस को अब तक का सबसे खुशमिजाज और अमेरिका का कूलेस्ट प्रेसिडेंट करार दिया था। ओबामा और व्हाइट हाउस के कर्मचारियों के बीच रिश्तों की गवाह ये तस्वीरें भी हैं। ओबामा के फटे हुए जूते की ये तस्वीर व्हाइट हाउस के ही एक कर्मचारी ने सोशल साइट्स पर अपलोड की थी। विरोधियों ने ओबामा पर निशाना भी साधा था, लेकिन उस कर्मचारी को डांटने की बजाय ओबामा ये तस्वीर देखकर खूब हंसे थे। ओबामा की शख्सियत सिर्फ व्हाइट हाउस के फैसलों से जुड़ी नहीं है, बल्कि ये शख्सियत उस अंदाज से भी जुड़ी है जिसके दम पर ओबामा ने अमेरिका के 33 करोड़ नागरिकों के दिल में जगह बनाई। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।